एक समय की बात है, इलाहाबाद का एक प्रसिद्ध मेडिकल कॉलेज था। यहीं से शुरू होती है गुनाहों का देवता की अनोखी प्रेम कथा। उस कॉलेज में एक छात्र था, चंद्रकांत, जिसे सब लोग चंद्र कहकर पुकारते थे। चंद्र पढ़ाई में बहुत तेज, मेहनती और गंभीर स्वभाव का था। वह न तो दिखावे पर ध्यान देता था, न ही बेकार की बातों में समय गंवाता था। उसके जीवन का लक्ष्य केवल पढ़ाई और अपने भविष्य को संवारना था। लेकिन उसके दिल की गहराइयों में एक मासूम रिश्ता भी था, जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाला था। चंद्र का गहरा संबंध कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर शुक्ला से था। डॉक्टर शुक्ला उसे अपने बेटे जैसा मानते थे। अक्सर चंद्र उनके घर आता जाता और यहीं उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पहलू सामने आया। डॉ शुक्ला की इकलौती बेटी थी, सुधा। सुधा का परिचय सुधा बेहद मासूम, चंचल और खिलखिलाती हुई लड़की थी। उसकी हंसी में एक ऐसी ताजगी थी कि जैसे सूखे बाग में अचानक बारिश की फुहार पड़ जाए। वह छोटी छोटी बातों में खुश हो जाती, तितलियों के पीछे भागती, फूल तोड़कर हार बनाती और मजाक मस्ती में जीती थी। उसके स्वभाव की यही निर्मलता चंद्र को आकर्षित करती थी। सुधा और चंद्र बचपन से नहीं, लेकिन कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि बिना कुछ कहे भी एक दूसरे को समझने लगे। दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता था जिसे दोस्ती कहना छोटा लगता था और प्रेम कहना उस समय के समाज के लिए असंभव। चंद्र का स्वभाव, चंद्र गहरे विचारों वाला युवक था। उसके लिए सुधा सिर्फ डॉक्टर शुक्ला की बेटी नहीं थी, बल्कि उसकी आत्मा का हिस्सा थी। लेकिन चंद्र ने कभी अपने दिल की भावनाओं को खुलकर शब्द नहीं दिए। वह मानता था कि सुधा उसके जीवन की पूजा है, कोई मोह माया नहीं। जब भी सुधा हंसती, चंद्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती। जब भी सुधा उदास होती, चंद्र का मन भी बोझिल हो जाता। लेकिन वह हमेशा अपनी भावनाओं को दबा लेता, क्योंकि उसे लगता था कि सुधा के लिए उसके मन में जो भाव हैं, उनका इजहार करना उसकी गुरु भक्ति और जिम्मेदारी के खिलाफ होगा। कॉलेज और दोस्ती का माहौल। कॉलेज की पढ़ाई कठिन थी, हॉस्टल का जीवन संघर्षमय। लेकिन चंद्र इन सब के बीच सुधा के साथ बिताए छोटे छोटे पलों को संजोता रहता। वह अक्सर सुधा के साथ कॉलेज के गार्डन में बैठकर बातें करता, या डॉक्टर शुक्ला के घर आकर पढ़ाई करते करते सुधा की शरारतों में शामिल हो जाता। उनके बीच की आत्मीयता इतनी गहरी थी कि शब्दों की जरूरत ही नहीं होती थी। सुधा चंद्र से निसंकोच सब कुछ कह देती और चंद्र भी उसकी हर बात को दिल से सुनता। सुधा की मासूमियत, सुधा का स्वभाव नटखट था। वह अक्सर चंद्र से कहती, तुम इतने गंभीर क्यों रहते हो, कभी तो खुलकर हंसा करो। और जब भी वह यूं कहती, चंद्र मुस्कुरा उठता। उसके भीतर एक सुकून उतर आता। उसे लगता जैसे सुधा उसकी जिंदगी की सारी थकान मिटा देती है। सुधा चंद्र को अपना सबसे बड़ा साथी मानती थी। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि चंद्र के दिल में दोस्ती से कहीं गहरी भावनाएं पल रही हैं। रिश्ते की गहराई, धीरे धीरे उनका रिश्ता और गहरा होता चला गया। सुधा चंद्र के बिना अधूरी लगती और चंद्र सुधा के बिना अपनी दुनिया की कल्पना नहीं कर सकता था। लेकिन यह रिश्ता केवल आत्मीयता तक सीमित था। न सुधा ने कभी अपने मन की गहराइयों को समझा, न चंद्र ने अपनी भावनाओं को शब्दों में बांधा। उनके बीच का यह रिश्ता समाज के बंधनों से परे बेहद पवित्र और आत्मिक था। डॉक्टर शुक्ला का विश्वास। डॉक्टर शुक्ला चंद्र पर पूरी तरह विश्वास करते थे। वे जानते थे कि चंद्र उनकी बेटी की रक्षा करेगा, उसका ध्यान रखेगा। उनके लिए चंद्र सिर्फ छात्र नहीं, परिवार का सदस्य था। यही कारण था कि चंद्र हमेशा अपनी भावनाओं को दबाकर रखता। उसे लगता कि अगर उसने सुधा के लिए अपने प्रेम को जाहिर किया तो यह विश्वास टूट जाएगा। कहानी यहीं आकर ठहरती है। इलाहाबाद के उस कॉलेज की गलियों में सुधा की खिलखिलाती हंसी और चंद्र की गंभीर निगाहें एक दूसरे से टकराती हैं। दोनों के बीच का यह अनकहा रिश्ता आगे चलकर कैसी कैसी परीक्षाओं से गुजरेगा, ये पाठक नहीं जान पाता। लेकिन इतना साफ दिखता है कि यह रिश्ता सिर्फ साधारण दोस्ती नहीं है,
यह आत्माओं का मेल है जिसका नाम प्रेम है। मगर उस समय चंदर और सुधा दोनों ही इसे समझने की कोशिश में लगे हुए हैं। कहानी आगे बढ़ती है। सुधा और चंद्र की आत्मीयता अब इतनी गहरी हो चुकी थी कि बिना कहे भी दोनों एक दूसरे के दिल की बात समझ लेते थे। लेकिन यह रिश्ता अभी भी उस दायरे में था जहां समाज और परिवार की परंपराएं खड़ी थीं। इलाहाबाद का वह मेडिकल कॉलेज अब सिर्फ पढ़ाई का केंद्र नहीं रहा, बल्कि इन दोनों की भावनाओं का मौन गवाह बन चुका था। सुधा की बढ़ती निर्भरता। सुधा अब हर छोटी बड़ी बात चंदर से साझा करती। उसकी आदतें चंदर के इर्द गिर्द घूमने लगी। कभी किसी परीक्षा की तैयारी हो, कभी घर के किसी झगड़े की बात, या फिर सिर्फ मौसम का हाल, हर चीज चंदर तक पहुंचती। चंदर भी उसकी हर बात को गंभीरता से लेता। उसे लगता जैसे सुधा की खुशी ही उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन चंदर का दिल धीरे धीरे इस आत्मीयता को सिर्फ दोस्ती से ज्यादा मानने लगा। उसके भीतर प्रेम का अंकुर फूट चुका था, मगर उसने अभी तक इसे खुद सुधा से भी छिपा रखा था। सुधा की मासूम अनबिज्जता दूसरी ओर, सुधा को इस गहराई का एहसास नहीं था। उसके लिए चंदर एक ऐसा साथी था जिसके बिना वह अधूरी थी, मगर वह इसे सिर्फ दोस्ती ही समझती थी। वह अक्सर चंदर को छेड़ती, उसे हंसाने की कोशिश करती और अपनी मासूम शरारतों से उसका मन हल्का कर देती। सुधा को यह समझ ही नहीं था कि उसकी यही चंचलता धीरे धीरे चंदर के दिल को बांध रही है। डॉ शुक्ला की भूमिका इसी बीच। डॉक्टर शुक्ला की नजरें भी दोनों की नजदीकियों को देखती थीं, लेकिन वे चंद्र को अपना सबसे विश्वसनीय शिष्य मानते थे। उन्हें विश्वास था कि चंद्र उनकी बेटी का सम्मान करेगा और उसके लिए सबसे अच्छा सोचेगा। डॉक्टर शुक्ला का यह विश्वास चंद्र के लिए सबसे बड़ी दीवार बन गया। वह सुधा से अपने प्रेम का इजहार करने की हिम्मत ही नहीं कर पाता था। रिश्ते की पहली कसौटी समय बीतता गया। कॉलेज में परीक्षाओं का दौर आया। चंदर व्यस्त हो गया, लेकिन सुधा की यादें उसकी किताबों के पन्नों में हर वक्त झांकती रहती। सुधा भी परीक्षा की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसे चंदर की मौजूदगी हर वक्त चाहिए थी। अगर चंदर कुछ देर उससे मिलने ना आए तो सुधा बेचैन हो उठती। ये बेचैनी चंदर को भीतर तक छू जाती। उसे लगता जैसे सुधा अब उसकी आदत बन चुकी है, बिना जिसके वह जी नहीं सकता। सुधा का भविष्य धीरे धीरे बात उस मोड़ पर आई जहां सुधा के भविष्य की चर्चा शुरू हुई। समाज की परंपराएं और परिवार की मर्यादाएं सामने आने लगी। सुधा के रिश्ते की बातें डॉक्टर शुक्ला के घर में उठने लगी। चंदर ये सब देखता और भीतर से टूट जाता, लेकिन उसने कभी सुधा के सामने यह जाहिर नहीं होने दिया। उसने खुद से वादा किया कि चाहे जितना दर्द मिले वह अपनी भावनाओं को दबाकर रखेगा। सुधा का भोला सवाल एक दिन सुधा ने मासूमियत से चंदर से पूछा, अगर मैं कभी दूर हो गई तो? ये सवाल चंदर के दिल में तूफान मचा गया, मगर उसने चेहरे पर मुस्कान लाकर कहा, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो और रहोगी। सुधा उस जवाब से संतुष्ट हो गई, लेकिन चंदर जानता था कि हकीकत इतनी सरल नहीं है। अभी तक ऐसा लगता है कि कहानी स्पष्ट कर देती है कि सुधा और चंदर का रिश्ता अब साधारण दोस्ती की सीमाओं से निकल चुका है। सुधा अनजाने में चंदर पर पूरी तरह निर्भर हो चुकी है और चंदर का हृदय सुधा के प्रेम में डूब चुका है। लेकिन चंदर का आदर्शवाद और डॉ शुक्ला का विश्वास उसके रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। यही भावनाओं का द्वंद्व आगे चलकर इस प्रेम कथा को एक अनकही त्रासदी की ओर ले जाएगा। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंचती है जहां मासूम दोस्ती और आत्मीयता समाज की कठोर परंपराओं से टकराने लगती है। सुधा के रिश्ते की चर्चा इलाहाबाद के उस घर में जहां सुधा की हंसी से हर कोना गूंजता था, अब एक नया विषय उठने लगा था। सुधा का विवाह। डॉक्टर शुक्ला, एक सख्त लेकिन दूरदर्शी पिता, अपनी बेटी का भविष्य सुरक्षित देखना चाहते थे।
की नजरें अब ऐसे वर की तलाश में थीं जो सुधा को योग्य जीवन दे सके। सुधा, जो अब तक चंदर की दुनिया में खोई रहती थी, इस विषय को हल्के बुल्के मजाक की तरह लेती रही। उसके लिए शादी कोई गंभीर विषय नहीं था। उसके लिए तो उसकी दुनिया बस चंदर तक ही सीमित थी। चंदर का द्वंद, लेकिन चंदर का दिल इस चर्चा से कांप उठा। वह जानता था कि सुधा का विवाह किसी और से हो जाने का अर्थ होगा उसकी आत्मा का टुकड़ा उससे छिन जाना। फिर भी अपने आदर्शों और गुरु भक्ति के कारण उसने अपने दिल को बांध लिया। वह अक्सर रातों में अकेले बैठकर सोचता, क्या मुझे सुधा से अपने दिल की बात कह देनी चाहिए? लेकिन नहीं, ये मेरा स्वार्थ होगा। सुधा मेरे गुरु की बेटी है, मैं कैसे अपनी इच्छाओं को उनके विश्वास से बड़ा मान लूं? यह द्वंद्व उसे भीतर से तोड़ रहा था। सुधा की मासूम बेफिक्री दूसरी ओर, सुधा अभी भी अपने ही संसार में थी। वह चंद्र से रूठती, फिर मान जाती, उसे ताने देती और उसकी परवाह करती। कभी कभी वह कहती, चंदर, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, अगर तुम ना होते तो मेरी जिंदगी कितनी खाली होती। चंदर इन बातों को सुनकर मुस्कुरा देता, लेकिन भीतर ही भीतर उसका दिल रो पड़ता। उसे लगता, सुधा को यह अंदाजा ही नहीं कि उसके बिना जीना मेरे लिए कितना कठिन है। नया मोड़। प्रोफेसर का निर्णय। डॉ शुक्ला ने एक दिन चंद्र से सीधे कहा, सुधा अब बड़ी हो गई है, हमें उसके भविष्य के बारे में सोचना होगा। ये सुनकर चंद्र के दिल में तूफान मच गया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आने दिया। उसने सिर झुका लिया और कहा, जी सर, आपकी बात सही है। उस दिन चंद्र ने महसूस किया कि उसकी भावनाओं की कोई जगह नहीं है। उसके जीवन का ये प्रेम, उसकी आत्मा की ये पूजा अब सिर्फ उसके दिल में ही कैद होकर रह जाएगी। सुधा का पहला एहसास धीरे धीरे सुधा को भी महसूस होने लगा कि चंद्र के बिना उसका मन अधूरा है। जब भी चंद्र कुछ देर के लिए उससे दूर होता तो वह बेचैन हो उठती। उसे लगता जैसे उसकी धड़कनें रुक जाएंगी, लेकिन उसकी मासूमियत अभी भी इस गहराई को नाम देने से रोकती रही। वह इसे सिर्फ दोस्ती का रूप ही मानती रही। रिश्ते का बढ़ता दबाव। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां सुधा और चंद्र का रिश्ता समाज की दीवारों से टकराने वाला था। सुधा अपने दिल की अनजानी बेचैनी को समझ नहीं पा रही थी और चंद्र अपनी भावनाओं को दबाकर भीतर ही भीतर जल रहा था। उसके लिए सबसे बड़ी पीड़ा यह थी कि वह सुधा से प्रेम करता है, लेकिन फिर भी उसके जीवन के फैसले में उसकी कोई भूमिका नहीं है। सुधा और चंद्र का रिश्ता अब उस निर्णायक मोड़ पर खड़ा है जहां से आगे चलकर दुख, संघर्ष और त्याग की लंबी यात्रा शुरू होगी। सुधा अब भी अनजान है, लेकिन चंद्र सब कुछ जानकर भी खामोश है। उसकी खामोशी ही इस प्रेम कथा को महान बनाती है और त्रासदी की ओर भी ले जाती है। कहते हैं ना, प्रेम जब अधूरा रह जाता है तभी वो सबसे गहरा और सबसे सच्चा बन जाता है। यही कहानी है चंद्र और सुधा की, जिनकी मोहब्बत वक्त और हालात के सामने झुकती चली गई। इलाहाबाद की बदलती हवा, इलाहाबाद की वही गलियां, वही विश्वविद्यालय, लेकिन अब कुछ बदल गया था। चंद्र और सुधा के बीच जो सहजता थी, अब वो बोझिल खामोशी में बदल चुकी थी। सुधा अब किसी और की पत्नी थी। उसके घर का, उसके रिश्तों का, उसकी जिम्मेदारियों का एक अलग संसार था। चंद्र बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाता था, दोस्तों के बीच हंसता, अपने शोध में डूबा रहता, पर भीतर एक सूनापन था, जैसे जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा उससे छीन लिया गया हो। चंद्र की बिखरती दुनिया। चंद्र अक्सर रातों को अकेला निकल पड़ता, सड़कों पर टहलता, गंगा किनारे बैठकर लहरों को निहारता। वो सोचता, क्या सचमुच इंसान की जिंदगी समाज के नियमों से बंधकर ही चलनी चाहिए? अगर प्यार इतना पवित्र है तो उसे गुनाह क्यों कहा जाता है? वो सुधा की यादों से बाहर निकलने की कोशिश करता, लेकिन यादें तो जैसे हर मोड़ पर उससे टकरा जाती।
पम्मी का प्रवेश यहीं पर चंदर की मुलाकात होती है पम्मी से। पम्मी आधुनिक सोच वाली, खुले विचारों की लड़की थी। उसका अंदाज सुधा से बिल्कुल अलग, निश्चिंत, हंसमुख और जीवन को खुलकर जीने वाली। पम्मी चंद्र के अकेलेपन को महसूस करती है। वो उससे कहती है, चंदर, जिंदगी इतनी छोटी है, इसमें बोझ लेकर क्यों जीना? चलो हंसते हैं, घूमते हैं, जीते हैं। कुछ वक्त तक चंदर को लगता है कि शायद पम्मी उसके घाव भर देगी। दोनों साथ घूमते, बातें करते, पर चंदर के दिल में कहीं ना कहीं सुधा की जगह कोई ले ही नहीं पा रही थी। सुधा का संघर्ष दूसरी ओर, सुधा अपने नए घर में थी। बाहर से वो आदर्श बहू, आदर्श पत्नी बनी रही, लेकिन उसके दिल में चंदर की तस्वीर थी। वो हर खुशी में, हर दर्द में चंदर को याद करती। कई बार सुधा चाहती कि चंदर को पत्र लिखे, उससे बात करे, लेकिन समाज और परिवार की दीवारें उसे रोक देती। वो अपने मन में सब कुछ दबाकर जीती रही। चंदर की आत्मा की लड़ाई समय बीतता गया। चंदर अपने भीतर और उलझने लगा। उसने किताबों में डूबने की कोशिश की, विचारधारा में शरण लेने की कोशिश की, पर उसका मन बार बार सुधा की ओर भागता। कभी वो खुद से कहता, चंदर, सुधा अब किसी और की है, तुझे ये सब भूलना होगा। फिर दिल जवाब देता, प्यार तो अधिकार से नहीं, आत्मा से होता है। सुधा मेरी आत्मा का हिस्सा है, मैं उसे कैसे भूलूं? पम्मी का प्रस्ताव। एक दिन पम्मी ने साफ साफ चंदर से कहा, चंदर, तुम हमेशा सुधा सुधा करते रहते हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं भी तुम्हें चाहती हूं? मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहती हूं। चंदर चुप रह गया। उसके सामने सुधा की छवि थी। उसने धीमे स्वर में कहा, पम्मी, तुम बहुत अच्छी हो, पर मैं किसी और का हूं। मेरा दिल कहीं और अटका है। मैं तुम्हारे साथ रहते हुए भी कभी तुम्हारा नहीं हो पाऊंगा। पम्मी रो पड़ी। उसने कहा, तो तुम्हारी सुधा ने तुम्हें छोड़ा और अब तुम मुझे सजा दे रहे हो? क्या यही तुम्हारा न्याय है? सुधा और चंदर की मुलाकात समय ने एक दिन फिर से चंदर और सुधा को आमने सामने ला खड़ा किया। वो मुलाकात भावनाओं से भरी थी। सुधा ने आंसू भरी आंखों से कहा, चंदर, मैं जानती हूं हम एक नहीं हो सकते, लेकिन क्या तुम मुझे भूल पाए? क्या तुम्हें मेरी याद नहीं सताती? चंदर हंस पड़ा, लेकिन उसकी हंसी में दर्द था। सुधा, अगर भूल पाता तो शायद इंसान कहलाता, पर मैंने तो तुम्हें पूजा है अपने भगवान की तरह, और भगवान को कोई भुला सकता है क्या? दोनों खामोश हो गए। हवा में सिर्फ गंगा की लहरों की आवाज थी। कहानी का दर्दनाक मोड़ चंदर धीरे धीरे टूटने लगा। उसकी आत्मा घायल थी। पम्मी अब उससे दूर हो चुकी थी। सुधा अपनी दुनिया में बंध चुकी थी। चंदर ने महसूस किया कि वो अपने जीवन के सबसे अकेले मोड़ पर है। उसके पास किताबें थीं, विचार थे, लेकिन दिल खाली था। कहानी की समाप्ति। एक अधूरा प्रेम गुनाहों का देवता का अंत यही बताता है कि सच्चा प्रेम अक्सर अधूरा रह जाता है। चंदर और सुधा का प्रेम समाज, परंपरा और हालात की बलि चढ़ गया, लेकिन उस अधूरेपन ने उनके रिश्ते को और भी महान बना दिया। चंदर ने सुधा को अपनी आत्मा में बसा लिया और सुधा ने चंदर को अपनी पूजा में। दोनों अलग होकर भी एक दूसरे के साथ रहे, उस जगह जहां ना समाज की दीवारें थीं, ना रिश्तों की बेड़ियां, सिर्फ आत्मा की गहराई थी। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम हमेशा पाना नहीं होता। कभी कभी त्याग में भी प्रेम की पराकाष्ठा होती है। चंदर और सुधा भले ही दुनिया के नजरिए से गुनहगार कहलाए, लेकिन असल में वे प्रेम के सच्चे देवता थे।